जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बाबर ने भारत पर किस प्रकार से कितने आक्रमण किए। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किया है, जो कि निम्नलिखित है। तो बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका आक्रमण कौन होता है, इसके संदर्भ में कुछ विवाद है, यहाँ पर दिया हुआ है। यद्यपि बाबरनामा में उसने हिंदुस्तान पर अपना पहला आक्रमण 1505 ईस्वी में बताया। जो बाबरनामा है ये बाबर की आत्मकथा है। इसमें विवरण दिया गया है कि बाबर ने 1505 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था, है ना। में नीग नहार जलालाबाद पर बताया गया। ये जगह का नाम है जलालाबाद आक्रमण। मध्यकालीन इतिहासकार अबुल फजल 1505 को मानने वाले हैं। देखिए, जो अबुल फजल है ये भी 1505 को मानते हैं कि 1505 का आक्रमण ही बाबर द्वारा भारत पर किया गया पहला आक्रमण होता है। तथा फरिश्ता, अब फरिश्ता की बात करेंगे तो फरिश्ता 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर जो आक्रमण किया गया था, इसको पहला आक्रमण मानता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बाजौर और भेरा आक्रमण को पहला आक्रमण कौन मानता है, तो फरिश्ता मानता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। जो आधुनिक इतिहासकार है वो ये भी नहीं मानते। अतः 1519 ईस्वी में बाबर का पहला आक्रमण बाजौर और भेरा पर ही हुआ है, जिनको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। देखिए, आधुनिक इतिहासकार भले ही मतलब सहमत नहीं हुए, लेकिन जिसका पहला आक्रमण है ये बाजौर और भेरा को ही माना जाता है और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर भारत में प्रवेश लेना है तो बाजौर और भेरा को जीतते हुए आना पड़ेगा। हालांकि इस युद्ध का कारण विद्रोही यूसुफ जई जाति का दमन करना था। मूल रूप से बाबर ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया था कि यूसुफ जई का दमन करने के लिए यहाँ तक आया था। भेरा झेलम के तट पर स्थित था। भारत में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद तोपखाना का प्रयोग भेरा युद्ध में किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बारूद तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया जाता है, भेरा युद्ध में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दिया सितंबर 1519 ईस्वी में बाबर का दूसरा हमला होता है पेशावर पे। देखिए, पहला हमला भेरा पर रहा है ना, दूसरा कहाँ है, पेशावर पर है। बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में सियालकोट पर हुआ। इसे भी भारत का एक प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब सियालकोट भी भारत का एक प्रवेश द्वार है। बाबर ने तीसरी बार आक्रमण यहाँ पर किया। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में हुआ और लाहौर और दीपापुर जीता गया। मतलब जो चौथा आक्रमण है इसमें बाबर ने लाहौर और दीपालपुर जीत लिया। देखिए, लाहौर अभी वर्तमान में भले ही पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बना था। इससे पहले तो भारत का हिस्सा हुआ करता था। पांचवां आक्रमण इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से विख्यात है। और देखिए, पांचवां आक्रमण जो होता है पानीपत का युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त होती है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो बाबर ने कुल 5 आक्रमण किए। देखिए, पहला बाजौर और भेरा है ना। दूसरे की बात करेंगे पेशावर पर है। तीसरा सियालकोट है। चौथा लाहौर और दीपालपुर है और पांचवा है पानीपत। तो ये बाबर के 5 प्रमुख आक्रमण रहे। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ स्क्रीन पर आप कुछ नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है ना बाबर के बारे में। देखिए, बाबर की उदारता और अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। तो देखिए, बाबर अत्यधिक उदार था और ये धन दान करता था, जिसके कारण इसे कलंदर की संज्ञा दी गई। 1526 ईस्वी में बाबर ने खुद को खाकान कहा और मंगोलों का यह लकब धारण किया। देखिए, खाकान ये मंगोलों के द्वारा दी जाने वाली उपाधि है। इसने बाबर खुद ही धारण किया था।
बाबर ने सर्वप्रथम 1506-7 ईस्वी में काबुल में, फिर 1526 ईस्वी में भारत में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि 2 बार धारण की, एक 6-7 ये कहाँ पर है, काबुल में, और फिर 1526 ये भारत में, है ना। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर की उपाधि मिर्जा थी। ये कई बार पूछा जाता है कि मिर्जा किसकी उपाधि, तो बाबर की उपाधि है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के पश्चात पहला मुगल शासक बना जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक कौन होता है, ये बाबर होता है। बाबर नक्शबंदी सिलसिले में उबैदुल्लाह अहरार का शिष्य था। देखिए, नक्शबंदी करने के लिए ये किसका शिष्य था, उबैदुल्लाह अहरार, मतलब इससे इसने नक्शबंदी सीखा हुआ था। आगे है उबैदुल्लाह अहरार तैमूरियों के संरक्षक पीर थे और बाबर के कई बार सपनों में दर्शन दिया था, है ना। देखिए, ये मतलब बाबर के सपने में दर्शन दिया करते थे। आगे यहाँ पर दिया, बाबर एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तो एशिया का पहला शासक है जिसने गोला बारूद का प्रयोग किया, और भारत में पहली बार कब होता है, पानीपत की लड़ाई में। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी या फिर बाबरनामा है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी रूपांतरण करवाया। देखिए, बाबरनामा लिखा किसने, ये खुद बाबर ने लिखा है क्योंकि आत्मकथा है। इसका फारसी रूपांतरण किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राजाओं को उल्लेख किया उनमें से एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़। मतलब बाबर के समय में 2 हिंदू राजा प्रमुख थे, एक विजयनगर के राजा और दूसरे मेवाड़ के राजा। बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। मतलब बाबर कविताएं भी लिखा करता था, ये दीवान नाम से इसकी रचना की है और ये तुर्की पद्य में श्रेष्ठ है। पद्य में उसने एक नवीन शैली मुबैयान लिखा जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। तो मुबैयान ये बाबर ने लिखा है, मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाले उसद मतलब खत बाबरी थी जिसकी शैली नवीन मानी गई। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर बाकी, है ना। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। भाई आप आज करंट में देख सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके उसके स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जा चुका है। सैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया और मध्य एशिया से खदेड़ दिया। देखिए, जब बाबर भारत में नहीं आया होता है 1501 की स्टार्टिंग समय में, तो सैबानी खान इसे क्या करता है, परास्त करता है और मध्य एशिया से भगा देता है। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध की नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया। सैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। तो युद्ध की जितनी भी युद्ध पद्धति, जैसे तुलुगमा युद्ध पद्धति हो गया, है ना, इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे किसी एक अच्छे क्लास में, है ना। आगे यहाँ पे दिया 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग दिया और नई उपाधि बादशाह धारण की, है ना। जब ये बाबर क्या करता है कि काबुल को जीत लेता है तो इसके जो पूर्वज थे ये सब मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, इसे त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो आलम खां ने बाबर को उत्तेजित किया था कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, है ना। इसके बाद क्या होता है, 1524 ईस्वी में बाबर ने चौथी बार अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। देखिए, जब ये चौथा आक्रमण करता है ना, यहीं से क्या होता है कि इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर से इसके संबंध खराब हो जाते, मतलब आगे इनका ही नंबर आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा था कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे, है ना। मतलब कुल मिलाजुला कर यहाँ भी पारिवारिक फूट और जिसके कारण सत्ता समाप्त। अब बाबर के 4 पुत्र होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबर के 4 पुत्र थे। इनमें राज्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ, देखिए बाबर का पुत्र है हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो जो हुमायूं है इसको दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिलता है। कामरान को काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब का क्षेत्र मिलता है। अस्करी को संभाल की जागीरी मिलती है और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र मिलता है। अलवर मतलब राजस्थान। तो ये इनके पुत्रों में राज्यों का बंटवारा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। बाबर की सैन्य विजय, तो इसमें से हम लोगों ने काफी चीज पहले देख रखे हैं। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया, है ना। 1524 ईस्वी में दौलत खान द्वारा उसके खिलाफ जाने के बाद बाबर ने काबुल के पीछे हटने के लिए लाहौर, बूथड़ पर कब्जा कर लिया। नवंबर 1525 में बाबर ने पंजाब पर दोबारा हमला किया और कब्जा कर लिया। तो सीधी सी बात है, 1504 में काबुल पर कब्जा किया गया, याद रखिएगा। 1524 ईस्वी में इसने लाहौर और बूथड़ पर कब्जा कर लिया और फिर 1525 में पंजाब पर कब्जा कर लिया, ठीक।
इसके बाद यहाँ पर देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या होता है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, है ना, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर दिल्ली सल्तनत पर भी कब्जा कर लेता है, मतलब दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। बाबर की बेहतर रणनीति और तोपखाने के उपयोग के कारण विशाल और श्रेष्ठ टुकड़ी वाली जो इब्राहिम लोदी की सेना होती है ये भी युद्ध में हार जाती है। पानीपत की पहली लड़ाई में भारत में मुगल प्रभुत्व की नींव पड़ी। बाबर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और अपने पुत्र हुमायूं को आगरा को घेरने के लिए भेजा। बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब बाबर के बाद डेटा समाप्त हो गया, यहाँ पर हुमायूं की कहानी शुरू है। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक शासन करता है। तो अगली वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने बाबर के प्रमुख अभियान की चर्चा की है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।